Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप तमाम बच्चों की भरपूर फरमाइश पे नस्ट एनईटी 4 की एडवांस मैथ का सर्कल का वन शॉट लेक्चर लेके आ गया है। एज यू नो ऑल के सर्कल आपके कोनिक सेक्शन का ही एक पार्ट है। जैसे कोनिक सेक्शन में आपके पास सर्कल आ जाता है, पैराबोला आ जाता है, एलिप्स आ जाता है, हाइपरबोला आ जाता है। तो ये चार टॉपिक्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी अहमियत आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हो कि अकेला सर्कल के टॉपिक में से ही आपके बच्चों के पेपर के अंदर 15 से 20 एमसीक्यू तक आए हुए हैं। अकेले कोनिक सेक्शन के अंदर से ही 25 तक 30 तक क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कोनिक सेक्शन में से भी ट्रेंड होता है। अब देखो, अगर तो आप में से कोई बच्चा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में से किसी एक टॉपिक को छोड़ के जाता है, इसका मतलब है वो अपने 15-20 एमसीक्यूज को वैसे ही माइंड में रख ले कि उसके वो खुदा न खास्ता जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। क्योंकि यू नेवर नो कि कोनिक सेक्शन में से आपके पेपर में किस चीज का ट्रेंड आ जाए। क्या पता वो सर्कल के उठा के 15 एमसीक्यूज आपके पेपर में आ जाए। सॉफ्टवेयर बेस होता है ना आपका पेपर। सॉफ्टवेयर डिफरेंट वेरिएशन में एमसीक्यूज उठा के देता है। एक ही टॉपिक में से 15, 20, 25 उठा दे, क्या एक एक टॉपिक में से दो दो उठा ले, मतलब ऐसा भी हो सकता है। या पैराबोला में से क्या पता आपके पेपर में 15-20 आ जाए, हाइपरबोला में आ जाए, एलिप्स में आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि हर एक इन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में से 5-5, 6-6, 7-7 आ जाए। तो डिफरेंट वेरिएशंस में आए हुए हैं, इस तरह होता होता है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है सर्कल में से ज्यादा, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि किसी एक टॉपिक में से ना कोनिक सेक्शन में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इसका वन शॉट लेक्चर लेके आए जिसमें आप तमाम बच्चों को इसके डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, रिवीजन भी कंप्लीट की कंप्लीट आप तमाम बच्चों की होगी, और साथ में जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं दैट्स बीन इन योर नेक्स्ट एनईटी राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, उनके क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम फॉर यू पासियंस, जो कि आप तमाम बच्चे नस्ट की प्रिपरेशंस को कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स चाहते हो कि आपका स्कोर भी नस्ट के अंदर 150, 160, 170 प्लस में आए, और आप बच्चों के लिए मैं एक टारगेट सेट कर रहा हूं, आप तमाम बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है, मिशन 180 आउट ऑफ 200 इन नस्ट एन 84। मैं आप तमाम बच्चों के लिए इतनी ज्यादा हम एफर्ट्स कर रहे हैं, तो मेरा एक एम ये है कि आप बच्चों का नस्ट के राउंड नंबर 4 के अंदर 180 आउट ऑफ 200 का स्कोर आए। ठीक है, इतनी एफर्ट्स आपके लिए की जाती हैं। तो बच्चों, आप लोग अगर चाहते हो कि इस लेवल का स्कोर आए तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनिए। हमने एक न्यू बैच अभी अभी स्टार्ट करना है 1 जून से, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया नस्ट के राउंड नंबर 4 के लिए। आपको रिकमेंडेड नहीं है कि अभी आप लोग अप्लाई कर लो। आप लास्ट डे से 4-5 दिन पहले अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको डेट्स आगे की मिले और आपको दिन ज्यादा मिले और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। आप लोगों ने 1 जून से पहले हमारे बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप ये 23 ऑफ मई को ये वीडियो सुन रहे हो, चाहे आप तमाम स्टूडेंट्स इसको 24 मई को सुन रहे हो, 25 मई को सुन रहे हो, या ऑनवर्ड किसी डे में आप लोग सुन रहे हो, तो मेक श्योर कि आपने 1 जून से पहले पहले बैच का हिस्सा बनना है। अच्छा, अब उसका एडवांटेज क्या होगा? उसके एडवांटेज ये होगा कि जैसे ही आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनोगे ना, ठीक है, उस बैच की मैं आपको फी और सारा प्रोसीजर बता देता हूँ। जैसे आप लोग जैसे ही हमारे बैच का हिस्सा बनते हो ना, तो बच्चों आप लोगों को हमारे पूरे के पूरे पोर्टल में ऐड कर दिया जाता है। अब वो पोर्टल है कि उसमें क्या कुछ मिलता है आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। यानी आप तमाम बच्चों का जो कोर्स है वो डेली लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल टाइम खत्म किया जाता है। जैसे आपके पेपर में अगर एडवांस मैथ आएगी, फिजिक्स आएगी, इंग्लिश आएगी, तो एडवांस मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश के कोर्स को मल्टीपल टाइम खत्म किया जाएगा। और वो किया भी कैसे जाएगा? लाइव क्लासेस के अंदर। यानी लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम खत्म किया जाएगा। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स को आते ही हम पूरे का पूरा एक रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं। यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपना कोर्स 10, 12, 15 दिनों में खत्म करना चाहें, जो 3 दिन में खत्म करना चाहें, वो कहें सुबह शाम लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो हम आपको रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं। हमारी जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं, अगर कोई बच्चा ये डेली की लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहता, तो उसको वो डेली की जो लाइव क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ आ जाती है। या नॉर्मली होता है कि किसी 1-2 दिन बच्चा क्लास नहीं ले पाया, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था, कहीं पे आउटिंग पे गया हुआ था, फैमिली इवेंट में था, या इस तरह, तो आप बच्चे हमारे
हमारी डेली की जो लाइव क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। अब सोचो हमारे पोर्टल में आप लोग आए हो, आपको आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे मिल गया। अब ये जो पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन है ये तमाम सब्जेक्ट्स का मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट पे दो दो तीन तीन टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, उनका रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। लेकिन हमारा प्राइम फीचर है डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक, यानी 5 5 घंटे हमारी इवनिंग में आप लोगों की लाइव क्लासेस चलते हैं, जिनमें वो एक्सपर्ट पढ़ाते हैं जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया, और इनका आप तमाम स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर सकते हो। इस बच्चे के साथ मेरी पॉडकास्ट भी मौजूद है, आप जाके सुन सकते हो इनकी स्ट्रेटजीज क्या होती थी मोहम्मद तलहा की। फिर यहाँ पे ये तमाम स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन का एजाज भी पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। यहाँ पे 2026 के टॉपर्स जो 2025 के हों, 2024 के हों, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट होते हैं। अच्छा बच्चों, आप तमाम बच्चों को सारे के सारे जो लेक्चर नोट्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, टॉपिक वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों को हम 100 FLPs प्रोवाइड कर रहे हैं, रेलिवेंट ऑथेंटिक। ये कोई चैट जीपीटी वाले नहीं होते हैं पेपर कि चैट जीपीटी से बनाए हुए कोई FLP है मेरे भाई। इनके पीछे हमारी बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं, हमारे ऐसे बीसों ऐसे टीम के बंदे होते हैं जो लगे हुए नस्ट के ऊपर होते हैं, उसके एमसीक्यूज को कंपाइल करना, रिक्रिएट करना। वो एमसीक्यूज जो बच्चे हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 4 राउंड होते हैं, उनमें हजारों की तादाद में हमारा बच्चा अपीयर होता है, और वो फिर आके बताते हैं कि हमारे पेपर में इस तरह एमसीक्यूज थे, उनको रिक्रिएट किया जाता है। और ये रिक्रिएट करके उनके बाकायदा क्विजेस बना के आप तमाम बच्चों को FLPs बना के मॉक टेस्ट बना के दिए जाते हैं। क्योंकि अक्सर मैं ये चीज देख रहा होता हूँ ना, मार्केट के अंदर ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे पास एजुकेशन सिस्टम ने पहले अनाउंस किया था हम 100 FLPs करें, अब देखा देखी लोग कि हमने पास एजुकेशन सिस्टम से ऊपर की कोई चीज बतानी है, एने पेल देते हैं, हमारे 130 आएंगे, हमारे 120 आएंगे, हमारा ये आएगा। तो ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर होते हैं, कोई प्रॉपर लेगेसी होती नहीं है, इस लेवल का रिजल्ट आया नहीं होता है, तो सिर्फ कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजों से भी आप लोगों ने ऐसे अलर्ट रहना। हमारे यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट पड़ा है ना, कि वो यूट्यूब के ऊपर हमने जितना कंटेंट पड़ा है ना, मैं एक चीज गारंटी से कहता हूँ, उनको बोलें इसका 2% भी दिखाएं आपके पास क्या बैच में मौजूद है। यानी कि जितना हमने यूट्यूब पे नस्ट पे बोला है मेरे भाई, नस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, हमें पता है इसकी कैसे तैयारी करवानी है, उस यूट्यूब के ऊपर जितना हमने पढ़ा उसका 2% भी ला के दिखाएं। इतना ज्यादा तो हमने वीडियो लेक्चर एक एक, आप लोग एंड गेम देखो उसमें कितना मटेरियल हमने कवर अप किया हुआ है, तो वो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपको पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में मिलेंगी। तो ये आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को आपको ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बैच में मिल रही होती हैं। इसके अलावा बच्चों, आप तमाम स्टूडेंट्स को नस्ट के साथ साथ फास्ट की भी प्रिपरेशंस हम करवा देंगे। इसके अलावा जीके यूनिवर्सिटी की भी प्रिपरेशंस आप तमाम बच्चों को करवा दी जाएगी। जैसे आप तमाम स्टूडेंट्स जाते हो, जीके का टेस्ट 6 से 10 जुलाई होने जा रहा है। जो फास्ट यूनिवर्सिटी है आपका 29 से लेके 10 जुलाई तक, 12 जुलाई तक होने जा रहा है, ठीक है, 10 जुलाई तक होने जा रहा है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के पास नस्ट का जो राउंड नंबर 4 है ये आपका 13 जून से ऑनवर्ड आगे स्टार्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों ने एक स्केड्यूल में तैयारी करने के लिए, इस तरह का रिजल्ट लेने के लिए, फास्ट में पूरे पाकिस्तान में जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया था, पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, आप लोग अभी इस नंबर पे राब्ता कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब उसका प्रोसीजर समझा देता हूँ। अब उसका प्रोसीजर ये है कि इस नंबर के ऊपर इजी पैसा भी है, जैस कैश भी है। आप तमाम बच्चों ने 7,000 अपनी फी पे करनी है, जो कि वन टाइम पे करनी है, ठीक है, 7,000 वन टाइम पे करनी है। जैसे ही फी पे करोगे बच्चों, आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, आप तमाम बच्चों ने इस फी का वेरिफिकेशन एसएस स्क्रीनशॉट, और आप तमाम बच्चों ने अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज, ये चार चीजें आप तमाम बच्चों ने इसी नंबर पे व्हाट्सअप करनी है। जैसे व्हाट्सअप करोगे तो हमारी टीम फौरन से आपको हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी। अब उस पोर्टल में आपको आते ही रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस और सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप ये चारों चीजें हमारे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दोगे। अब यहाँ पे आप तमाम बच्चों को मैं शो करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को वो कौन सा पोर्टल है, तो कैसी चीजें आप तमाम स्टूडेंट्स को मिलेंगी। सो लेट्स हैव अ लुक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप तमाम बच्चे इस पूरे के पूरे पोर्टल को चेक कर सकते हो। जैसे आप तमाम बच्चे जैसे ही हमारे बैच में आओगे,
तो आप बच्चों को ये वाला पूरे का पूरा पोर्टल मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे ज्यादा फोल्डर शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट ऐसे शो होंगे। पास प्रैक्टिस जोन में जाओगे तो यहाँ पे आपको हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, 100 FLPs हम इसके ऊपर भरपूर हमारी वर्किंग है वो आप तमाम बच्चों को मिलेंगे। इसके अलावा साइंस सब्जेक्ट्स में बच्चों जाओगे तो आपको साइंसेज में जैसे एडवांस मैथ है, अब एडवांस मैथ में आप तमाम बच्चों को जो प्रीवियस बैचेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड सेशन अलग से मिल जाएगा। अब चेक करें, ये रिकॉर्डेड सेशन आपको दो दो टीचर का मिल रहा है। अब जैसे सर बिलाल ने भी पूरे का पूरा कोर्स को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पूरे का पूरे कोर्स को पढ़ाया हुआ है। मैम शेरबानो ने भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये खुद फास से पढ़े हुए टीचर हैं, ये खुद फास से नस से यूईटी के ग्रेजुएटेड बंदे हैं जो कि खुद जानते हैं कि कैसे चीज़ों को कवर अप करना है, करवाना है, और आप बच्चों की इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी। सेम गोज फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स, जैसे आपके पास फिजिक्स वगैरह हो गया, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, जिन बच्चों की केमिस्ट्री होगी, ऐसे सब्जेक्ट्स आपके कवर अप होते हैं। अब जो लाइव क्लासेस चलते हैं उसमें 11 मैथ अलग बंदा पढ़ा रहा है, 12 मैथ अलग पढ़ा रहा है, और उसके पास पेपर की सीरीज अलग होती है। जैसे पास पेपर की सीरीज में जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो लेक्चर्स में जाता हूँ, तो ये वो वीडियो लेक्चर्स है जो आप तमाम के तमाम बच्चों को पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस जोन है, तो ये सारी की सारी चीजें आप तमाम बच्चों को हमारे इस एक पोर्टल में मिल रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारा ये पास एजुकेशन सिस्टम चैनल है यूट्यूब, आप बच्चों का चैनल है। अब प्ले लिस्ट में जाओगे तो मेरी एक चीज को याद रखिएगा, हमने इतना डेटा पढ़ा रखा है, इतना कंटेंट पढ़ा रखा है, आपको किसी के पेड बैच में भी इतनी चीजें नहीं मिलेंगी, इसका 20% भी नहीं मिलेगा। और जो कहीं पे 5% मिलेगा वो इधर से छापा लगाया होगा, ठीक है। ये रिमेंबर दिस थिंग, ये आप मेरी बात को याद कर लो, नोट कर लो। आप जब पूरे चैनल को कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा हमारे फीचर्स, हमारा फीस स्केड्यूल, हमारी ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेक। अब इतने लेसन्स, इतने वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं कि यू कांट इवन इमेजिन कि इतने भी लेक्चर्स कोई बना सकते हैं। हमारे यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस हैं वो टोटल 5200 है, यानी 5.2 थाउजेंड तो हमारी वीडियोस हैं। और हर वीडियो, अगर आप हर दूसरी वीडियो देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा वो घंटों की वीडियो है, घंटों की वीडियो है। जैसे आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमारे सारे का सारा कंटेंट, सारे का सारा डाटा आप लोग हमारा चेक कर सकते हो। तो बच्चों, अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, आज हो इस बैच के अंदर, वी आर वेटिंग फॉर यू पीपल। बहुत मजेदार चीजें हमने आप तमाम बच्चों के लिए रेडी की हुई हैं। आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाएगी, एक प्रॉपर सिस्टम है, ऑथेंटिक वे से प्रिपरेशन होगी। एक हमारी टॉप लेगेसी है इसमें, आप लोग ये रिजल्ट्स वगैरह हमारे चेक कर सकते हो। इन बच्चों के साथ हमारे रिव्यूज पॉडकास्ट भी मौजूद हैं। बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है, उसमें सर्कल को कवर अप करेंगे। सर्कल का वन शॉट है, आइए जरा देखते हैं, डिटेल में इसको पढ़ते हैं, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। आज बेटा हमने सर्कल को डिस्कस करना है, जिसमें आपको मैंने बताया कि एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन, और इसके साथ एक इंक्लाइंड लाइन होती है जिसको हम जनरेटर कहते हैं। जब हम इस इंक्लाइंड लाइन जनरेटर को रोटेट करने लग जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास ये कोन की शेप बनती है। एक आपको इसका अपर नैप नजर आ रहा है और एक आप इसको लोअर नैप नजर आ रहा है, ये वाला ठीक हो गया। और ये जो पॉइंट दरमियान वाला है इसको हम वर्टिक्स कहते हैं। अब ये जो कोन होती है ना बेटा, ये 3D शेप होती है। 3D कोन कौन सी शेप होती है? 3D। 3D शेप को कट किया जाता है 2D के साथ, और 2D को हम कहते हैं प्लेन। अब ये आप लोगों को प्लेन नजर आ रही है, ये प्लेन नजर आ रही है। अब देखें, ये जो कोन है इसको बिल्कुल मैंने इस तरह परपेंडिकुलर प्लेन लाकर, यानी जो मेरे पास एक्सिस ऑफ द कोन था ये वाला, अगर मैं एक्सिस ऑफ द कोन ड्रॉ करूं तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जब प्लेन आएगी तो इसने कोन को कट किया, और ऊपर आप देखेंगे आपको सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है। तो याद रखें बेटा, जब प्लेन जो होती है ये एक्सिस ऑफ द कोन को परपेंडिकुलर ही कट करे कोन को, तो उस वक्त हमारे पास जो कोन का सेक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि सर्कल कैसे बनता है, तो आपने कहना है जब कोन को 2D शेप प्लेन से इस तरह से कट करें कि वो एक्सिस ऑफ द कोन के प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो उस वक्त हमारे पास कौन सी शेप बनेगी? हमारे पास सर्कल बनेगा। ठीक है। आप सर्कल की डेफिनेशन, अगर वो आपसे कभी पूछ ले कि अगर जो प्लेन है वो कोन को इस तरह से कट करे कि वो एक्सिस ऑफ द कोन के परपेंडिकुलर हो, तो फिर कोन का कौन सा सेक्शन बनेगा? तो आपने कहना है सर्कल बनेगा। अब बेटा, ये जो सर्कल होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाऊं, ये जो आप प्लेन है जब आप वर्टेक्स के करीब लेकर आओगे तो ये सर्कल का साइज छोटा होने लग जाएगा, और जब ये प्लेन बिल्कुल इस वर्टेक्स में से पास करेगी तो पॉइंट सर्कल बनेगा। पॉइंट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होगा। तो इफ द प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स, अगर ये वर्टेक्स में से पास करेगी तो आपको एक सिंगल पॉइंट सर्कल नजर आएगा।
ये जो साइज होता है सर्कल का ये डिपेंड करता है कि जो प्लेन है वो वर्टिक्स के कितना करीब है या कितना दूर है। अब जैसे जैसे वो वर्टिक्स से दूर जाएगी, ये वाली प्लेन वर्टिक्स से दूर जाएगी तो सर्कल का साइज बड़ा होने लग जाएगा, और ये जो प्लेन जैसे जैसे वर्टिक्स के करीब आएगी तो सर्कल का साइज छोटा होने लग जाएगा। बाकी बेटे ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक फिक्स पॉइंट से तमाम पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस सेम रहे और वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल हो तो दैट इज कॉल्ड सर्कल। अब ये देखें ना, जैसे अब ये आप लोगों को एक सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनका एक फिक्स पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस सेम है और वो रेडियस के इक्वल है, इसको हम कहते हैं सर्कल। बहरहाल ये आपने नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है ये वाली बात कि अगर एक्सिस ऑफ द कोन के परपेंडिकुलर प्लेन आएगी तो उस वक्त जो शेप बनेगी वो सर्कल होगा, और अगर वो प्लेन वर्टिक्स में से पास करेगी तो फिर हमारे पास वो सिंगल पॉइंट सर्कल होगा। अच्छा, उसके बाद इलिप्स कैसे बनती है? अगर ये जो प्लेन है ये जनरेटर के पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो एक्सिस ऑफ द कोन था, ये वो जनरेटर थी जिसकी रूलिंग करने से कोन बनी थी, तो आपके पास प्लेन भी बिल्कुल इसके पैरेलल लाए ऐसे। अब ये देखो ये प्लेन बिल्कुल उस जनरेटर के पैरेलल आके जब कोन को कट करेगी ना तो उस वक्त हमारे पास क्या बनेगी? इलिप्स बनेगी। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्लेन को स्लाइटली टिल्ट करने से, प्लेन को स्लाइटली टिल्ट, पैरेलल तो खैर इसके एग्जैक्ट नहीं होगी ये, थोड़ा सा आप लोग इसको टिल्ट करेंगे, उसी प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो सर्कल थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा और उसको हम कहेंगे कि ये इलिप्स है। तो अगर ये एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज आ जाए कि कटिंग प्लेन स्लाइटली टिल्टेड अगर होगी तो उस वक्त हमारे पास कोन का कौन सा सेक्शन बनेगा, तो आपने कहना है इलिप्स। ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होगी जनरेटर के, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद पैराबोला कब बनेगा? हाँ, पैराबोला अब उस वक्त बनेगा जब ये, जैसे ये देखें, ये एक्सिस ऑफ द कोन था, ये जनरेटर था, और जब बिल्कुल प्लेन इस जनरेटर के पैरेलल आएगी तो उस वक्त आपके पास पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला इस तरह दो कर्व होती हैं, एक इधर कर्व है दूसरी इधर कर्व है। जैसे अब ये देखें, ये आपको कर्व नजर आ रही है एक ऊपर, और ये जो कर्व होती है ये हमारे पास बेसिकली पैराबोला होता है। तो ये कैसे बनता है? जब आपकी जो कटिंग प्लेन है वो पैरेलल हो जाएगी जनरेटर के, जब ये जनरेटर के पैरेलल हो जाएगी, वो जो इंक्लाइंड तिरछी लाइन थी, ठीक है, तो उसके जब पैरेलल हो कि ये कोन को कट करेगी तो फिर इस तरह आप लोगों के पास पैराबोला बनेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्लेन है वो एक्सिस ऑफ कोन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए, क्योंकि जनरेटर भी 45 का एंगल बना रहा होता है ना, तो अगर प्लेन भी इसी तरह 45 का बनाएगी तो फिर आपके पास पैराबोला बनेगा। फिर लास्ट ये एमसीक्यूज आते हैं, मैं इसलिए आपको इनकी टाइप्स बता रहा हूं, इनको नोट रखना है। हाइपरबोला हमारे पास किस वक्त बनेगा? अगर हमारे पास जो कटिंग प्लेन है इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन। अब एक्सिस ऑफ द कोन क्या था? स्टार्ट में याद करो जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की थी, अगर प्लेन बिल्कुल उस एक्सिस ऑफ द कोन के पैरेलल है, जैसे आपको इधर डायग्राम में नजर आ रहा है, ये अगर एक्सिस ऑफ द कोन है तो प्लेन भी बिल्कुल इसके पैरेलल होके जब कोन को कट करेगी तो उस वक्त आप देखें आपको दो कर्व नजर आ रही हैं और डेट इज कॉल्ड हाइपरबोला। ठीक हो गया। पैराबोला एक होती है हमारे पास कर्व, और अगर इसी तरह दूसरी कर्व भी बनी हो तो वो हाइपरबोला बन जाता है। तो अब बेटा मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखने हैं। अगर कोन को प्लेन इस तरह से कट करे, अगर जो प्लेन है वो कोन को इस तरह से कट करे कि वो परपेंडिकुलर हो, किसके परपेंडिकुलर हो? एक्सिस ऑफ द कोन के, तो फिर सर्कल बनेगा। ठीक है, और यहां पे ये आप याद रख लो कि अगर जो प्लेन है वो पैरेलल होगी एक्सिस ऑफ द कोन के तो फिर क्या बनेगा? अभी मैं लास्ट वाली बता के आया हूं। अगर जो प्लेन है वो पैरेलल होगी एक्सिस ऑफ द कोन के तो फिर कौन सा सेक्शन बनेगा? फिर हमारे पास हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, जो लास्ट वाला बताया था। उसके बाद फिर बेटा इलिप्स कब बनती है? जब प्लेन थोड़ी सी टिल्टेड हो जाए, थोड़ी सी टिल्ट होगी तो सर्कल लेंथी बन जाएगा, वो इलिप्स होता है। पैराबोला कब बनेगा? जब ये जो आप लोगों की प्लेन है ये जनरेटर के पैरेलल होगी। तो बस ये याद रखें, इसमें से एमसीक्यूज आता है। बहरहाल बेटा अब हम सर्कल के ऊपर आते हैं। आज हमारा टॉपिक सर्कल वाली है और इसी को ही हमने डिस्कस करना है। अब जैसे ये आप देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है हमारे पास। अब ये आप लोगों ने कब यूज करनी है बेटा? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों ने सर्कल की, तब आप लोगों से वो एमसीक्यूज के अंदर आपको सर्कल का सेंटर दे देगा। ये एच और के ये हमारे पास सर्कल के सेंटर हैं, इसको नोट रखना है। एच और के हमारे पास सर्कल के क्या है? सेंटर। और आर रेडियस है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स में से एच को माइनस करना है, वाई में से के को माइनस करना, आर स्क्वायर। ये उस वक्त यूज करेंगे जब आपको वो सेंटर और रेडियस दे के आपसे इक्वेशन बनवा
बनवाएगा एमसीक्यूज के अंदर। आपको कहेगा कि सर्कल का सेंटर 2 3 है, रेडियस 2 है, इसकी इक्वेशन बनाओ, तो आप लोगों ने ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, ये ग्रीन डब्बा। उसके बाद अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो ये एच और के 0 0 हो जाएंगे, और वहां पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी सर्कल की वो ये होगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। अगर आपके सामने बेटा ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है तो आपने कहना ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर 0 0 है। उसके बाद बेटा एक और चीज भी आपसे वो पूछ सकता है, अगर वो रेडियस को इस इक्वेशन में जीरो कर दे तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो हो उसको हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। और पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0। तो इस पूरी स्लाइड्स में आपने तीन चीजें याद रखनी है। एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको, एक्स माइनस एच होल स्क्र प्लस वाई माइनस के होल स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। उसके बाद आगे आप लोगों के पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, ये इक्वेशन आपको पता हो कि ये कौन से सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन पे है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन है, और पॉइंट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 0 होता है। तो ये तीन ग्रीन डब्बे आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या मतलब है, ये बस इस स्लाइड में आपने याद रखना है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। पहला क्वेश्चन देखें, आप लोगों को उसने सेंटर बता दिया है, सेंटर क्या होता है एच के, ये एच के जनाब सेंटर पता है, रेडियस भी बता दिया, पूछ क्या रहा है सर्कल की इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वो सेंटर और रेडियस दे के सर्कल की इक्वेशन एंट्री टेस्ट में पूछेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एक्स माइनस एच होल स्क्र प्लस वाई माइनस के होल स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। एक्स और वाई में तो इक्वेशन होती है ना, और सेंटर एच के होता है, पहला पार्ट सेंटर का एच होगा, दूसरा के होगा। आप लोगों ने अब क्या काम करना है, सेंटर और रेडियस इस इक्वेशन में प्लग इन कर देने हैं। एच की जगह पे 1 आ जाएगा और के की जगह पे -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रेडियस की जगह पे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए स्लाइड क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ आ गया कि किस तरह से आपको वो सेंटर और रेडियस देकर आप लोगों के सर्कल की इक्वेशन पूछेगा। आप लोगों ने बड़ा एक्टिव रहना है, ये सर्कल मैंने आज कंप्लीट करना है, फुल एक्टिव रहना है। मैं आपको पहले मैंने कल भी बताया था चैप्टर 6 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज एंट्री टेस्ट में बहुत ज्यादा होता है, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी का आपने टेस्ट देना, इधर से आपको बड़े एमसीक्यूज नजर आने हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो के आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ समझने पे फोकस रखना है। मैं इंशाल्लाह ये 30 35 मिनट में आपको ये सारा चैप्टर करवा, ये सर्कल पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आगे वो कहता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ थीम समझना है। मैंने आपको समझाया है कि अगर वो आपको सेंटर दे के रेडियस दे के इक्वेशन पूछता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी है, तो अभी भी वो वही कर रहा है, वो आपको बता रहा है सेंटर ओरिजिन है, तो बेसिकली सेंटर ओरिजिन का मतलब होगा सेंटर 0 0 है, तो एच भी 0 है, के भी 0 है, और रेडियस आपके पास कितना है 3। अगेन देखो सेंटर भी बता दिया, रेडियस भी बता दिया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, तो इसके लिए हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एच अब चूंकि 0 है, के भी 0 है क्योंकि सेंटर 0 0 था, रेडियस की जगह 3 पुट करो, बस सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 इक्वल टू 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, तो ये आंसर होगा। कोई क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हो गया क्लियर। तो आई होप अब आप लोगों को ये पता चल गया कि सेंटर देके और रेडियस देके अगर इक्वेशन बनाएगा तो आप लोग कर लेंगे, अब आपको इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। सिंपल, इसमें वही बात ही, सेंटर गिवन था, रेडियस गिवन था, स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया, और कुछ भी नहीं था इसमें। अच्छा अब बेटे इसमें एक और टाइप का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें वो कहता है कि एक सर्कल है, वो 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। जैसे ये फर्ज करो एक सर्कल है, इधर एक पॉइंट है, इधर इस जगह पे वो पॉइंट समझ लो A 0 है, और एक दूसरा पॉइंट है जो हमारे पास 0 B है, और एक तीसरा पॉइंट है जो 0 0 है। अब वो कहते हैं एक सर्कल है, वो इन 3 पॉइंट्स में से गुजर रहा है, तो उस सर्कल की इक्वेशन बताओ, ए वाली है, बी वाली है, सी वाली है, डी वाली है, कौन सी है। तो बेटा याद रखना है आप लोगों ने, जब एक सर्कल 3 पॉइंट्स में से गुजरता है, जब एक सर्कल 3 पॉइंट्स में से गुजरता है तो वो तीनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि वो तीनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन के ऊपर लाई करते हैं। आप लोगों ने बारी बारी एक्स की जगह पे ये पहले वाला पार्ट और वाई की जगह पे दूसरा, इन चारों सर्कल की इक्वेशन में आप बारी बारी तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे, जो सर्कल की इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर गई, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल विच पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स।
अब फॉर एग्जाम्पल में आप ये देखो, ये अमूमन इस तरह के क्वेश्चन का अल्फा या बीटा इन दो में से ये एक आंसर होता है। अब ये जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अब आप लोगों ने क्या कम करना है, पहले ए जीरो को एक्स की जगह पे ए पुट कर दें और वाई की जगह पे जीरो पुट करें, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जीरो के इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये पहला पॉइंट ए जीरो पुट करने से। फिर इसी तरह बेटा आप लोगों ने अब अगेन एक्स की जगह पे जीरो और वाई की जगह पे बी इसमें पुट करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, और रीजन ऑलरेडी जीरो जीरो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब ये जो पहली इक्वेशन है सर्कल की, ये इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और कोई भी सर्कल की इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। हो गया क्लियर? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं क्लियर हुआ। अब मैं दोबारा आप लोगों को बेटा ब्रीफ इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस तरह का एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आपको नजर आए सर्कल में से, जिसमें तीन पॉइंट्स में से सर्कल पास कर रहा हो और उस सर्कल की इक्वेशन बनानी हो। अब ये देखें, पहला पॉइंट था ए जीरो, दूसरा पॉइंट था जीरो बी, और तीसरा पॉइंट था जीरो जीरो। तो उसने कहा इन चार ऑप्शन में से वो कौन से सर्कल की इक्वेशन है जो इन तीन पॉइंट्स में से पास कर रही है। तो आप लोगों ने बेटा बारी बारी ये तीनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करने हैं, और देखना है कौन सी इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है। अब ये सर्कल की इक्वेशन थी ना एक्स स्क्वायर, पहले मैंने ए के अंदर चेक किया, अमूमन इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ए ही होता है। तो अब एक्स की जगह पे मैंने ए पुट किया और वाई की जगह पे जीरो, तो ये देखो एक्स की जगह पे ए आ गया, वाई की जगह पे जीरो आ गया। फिर माइनस ए एक्स, एक्स की जगह पे ए पुट किया तो ये माइनस ए इंटू ए हो गया, माइनस बी वाई, वाई की जगह पे जीरो पुट किया। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये जीरो आ गया, यानी ये पहला पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करने से ये इक्वल टू जीरो आ गया। फिर जब मैंने दूसरा पॉइंट जीरो बी पुट किया, एक्स की जगह पे जीरो और वाई की जगह पे बी, तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये भी इसको सेटिस्फाइड कर गया और तीसरा पॉइंट भी कर गया। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये अल्फा एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन है जो तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही है। और इसमें से की टेक अवे क्या है कि आप लोगों ने तीनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करने हैं, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा दैट विल बी द आंसर। उसके बाद बेटा अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चार सर्कल आपको चार क्वाड्रेंट्स में नजर आ रही है, पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब अगर आप गौर करें तो आप लोगों को इन चारों सर्कल्स के अंदर जो इनका सेंटर है वो आर आर नजर आ रहा है। पहले वाला आर एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाला आर वाई को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा एक्स वाला पार्ट भी पॉजिटिव होता है और वाई वाला पार्ट भी पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको दोनों आर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला पार्ट नेगेटिव होता है, जबकि वाई वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। तो इसलिए आपको पहला आर नेगेटिव नजर आ रहा है, दूसरा आर पॉजिटिव नजर आ रहा है। जब आप इसी सर्कल को उठा के तीसरे क्वाड्रेंट में लेकर आएंगे तो अब इसके दोनों सेंटर वाले पार्ट नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में वाई भी नेगेटिव होता है। अब इसी सर्कल को जब आप उठा के फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर आएंगे जिसका सेंटर आर आर है, तो अब पहला आर तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और दूसरा आर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाई वाला पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये कहानी आई होप आप लोगों को क्वाड्रेंट के अंदर समझ आई है। एक सर्कल था जिसका सेंटर आर आर था, जिसका सेंटर जो है वो रेडियस की इक्वल है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसके दोनों सेंटर के पार्ट पॉजिटिव होंगे। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पहले वाला आर नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे वाला पॉजिटिव। पहले वाला आर क्यों नेगेटिव होगा? पहले वाला आर एक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो दोनों आर नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पहले वाला आर पॉजिटिव होगा, दूसरे वाला आर नेगेटिव होगा। पहले वाला आर क्यों पॉजिटिव होगा? यहाँ पे एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे वाला आर नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से बेटा अब आप लोगों ने बड़ा केयरफुल रहना है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। और कीप रिमेंबर कि यहाँ पे एच और के आप लोगों के पास आर आर है। जो अभी हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे उसने सेंटर सेम रख, टू टू रखेगा, थ्री थ्री रखेगा, फोर फोर रखेगा, इस तरह सेम। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, अभी इसी को करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं, पहले सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी ना, अब पहली इक्वेशन में एच क्या है? आर, और वाई के क्या है? आर। तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में एच की जगह आर और के की जगह आर पुट करूंगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी सर्कल को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जाता हूं।
अब जब मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जाऊंगा बेटा तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स नेगेटिव का मतलब माइनस आर और वाई पॉजिटिव का मतलब प्लस आर। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में एच की जगह जब मैं माइनस आर पुट करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आप लोगों को एक्स प्लस आर नजर आ रहा है। और के सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो आर पॉजिटिव है, तो जब मैं के की जगह आर पुट करूंगा तो वाई माइनस आर ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह बेटा जब ये सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, आप लोगों ने बेटा कंसंट्रेशन रखनी है, तवज्जो रखनी है, तो चीजें समझ आएंगी। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो दोनों आर नेगेटिव हैं, ये एच को रिप्रेजेंट करता है पहला आर और दूसरा आर के को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में एच की जगह माइनस आर जब मैं पुट करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हमारे पास ये इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस आर। और ये जो वाई माइनस की है, के जगह माइनस आर पुट करूंगा तो ये वाई प्लस आर बनेगी। इसी तरह अब ये इसने फोर्थ क्वाड्रेंट की बनाई हुई है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव है तो इधर एच की जगह एक्स माइनस आर होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर नेगेटिव है तो ये वाई इन माइनस इंटू माइनस आर हो जाएगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव। आई होप बेटा आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। और उसके बाद ये अहमद रजा मैंने इजी कर दिया है। अभी अब हम चलते हैं इसमें से पास्ट पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आया हुआ है इसमें से। इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप लोगों ने निकालनी है टचिंग बोथ एक्सिस, जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट। उसने सेकंड क्वाड्रेंट बता दिया, ऑप्शन दे के मुझे पता चल गया आर उसने टू टू लिया है, मतलब ये वो वाला केस है जिसमें वो सर्कल साहब किधर थे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल है और उसका उसने आपको जो आर आर है वो टू टू लिखा हुआ है, टू टू आर आर की जगह टू टू आपको पता चल गया। अब हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला पार्ट नेगेटिव होगा, यानी टू है तो माइनस टू होगा, के वाला पार्ट यानी वाई वाला पार्ट वही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब मैं अगर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर टू आर स्क्वायर, एच की जगह क्या आ जाएगा माइनस टू, तो जब मैं एच की जगह माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। और के की जगह अगर मैं टू पुट करता हूं तो ये वाई माइनस टू होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। तो यहां तक मुझे बताइए आप लोगों को क्लियर हुआ, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई हुआ है, कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया जी, सिंपल बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जी अगर हम आगे चलते हैं, बड़ी एक्टिव होके आप लोगों ने, आप लोग एक चीज याद रखें, अब हमारे पास आ गई है जर्नल फॉर्म। सर्कल की दो इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक जर्नल इक्वेशन है। अब दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता था, सेंटर देता था, रेडियस देता था, इक्वेशन बनवाएगा। जर्नल फॉर्म में आपको क्या करेगा, आपको डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन वो दे देगा और आपको कहेगा कि इसका सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। ठीक है, तो ये दो टाइप के इसमें से क्वेश्चंस क्लियर आएंगे आप लोगों को। अब जैसे ये देखें, पहले जर्नल फॉर्म को समझें। इसमें एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, इसमें एक वाई स्क्वायर वाली टर्म होती है, मगर इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती। सर्कल की जर्नल फॉर्म के अंदर एक्स वाई वाली टर्म नहीं होगी, एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म नहीं होगी। इसका जो बेटा सेंटर निकालना है ना जर्नल फॉर्म, जब भी आप लोगों को सर्कल की क्वेश्चन गिवन है और वो सेंटर पूछ रहा है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको माइनस टू से डिवाइड कर देना है, वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसको माइनस टू से डिवाइड कर देना है। अब जैसे ये x का कोफिशिएंट टू जी था ना, तो टू जी को जब मैंने माइनस टू से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस जी। और इसी तरह मैंने y के कोफिशिएंट टू एफ को जब माइनस टू से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस एफ। रेडियस कैसे निकलेगा, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर, जो भी जी एफ निकला हुआ और माइनस सी, सी क्या बला होगी, सर्कल की इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा वो सी होगा, तो इस इक्वेशन से रेडियस निकलेगा। अब ये वही वाले हैं कि प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई वाली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और बेटा सर्कल की इक्वेशन में याद रखें एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कोफिशिएंट वन होना चाहिए। अगर वन नहीं ना होगा, फॉर एग्जाम्पल इधर फोर एक्स स्केयर फोर वाई स्केयर था, तो पूरी इक्वेशन को फोर पे डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे फाइव एक्स स्केयर प्लस फाइव वाई स्केयर है तो पूरी इक्वेशन को फाइव से डिवाइड कर दो। उसके बाद आपने सेंटर रेडियस निकालनी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन करना है। अब जैसे ये देखें, इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इनमें से कौन सी सर्कल की इक्वेशन नहीं है। तो पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, ये सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे तो वो सर्कल की इक्वेशन है, क्या आप इसको वन कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को आप 35 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये भी सर्कल की इक्वेशन है। एक बात तो ये कि इसमें एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं है, और दूसरा इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, सर्कल की इक्वेशन है, वन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 17 से डिवाइड करके। ये भी सर्कल की इक्वेशन है, मगर ये आप डेल्टा ऑप्शन में देखें इसमें एक्स वाई वाली टर्म आ रही है, तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म नहीं आती। तो यहां तक मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं।
इसको बेटा मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपको जर्नल फॉर्म वो सर्कल की देगा, सेंटर रेडियस पूछेगा, इस पे भी हमने ढेर सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ये तो हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में उसने पूछा था सर्कल की कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई वाली टर्म आ जाएगी ना, वो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी। जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हुए और एक्स वाई वाली टर्म ना हुई, वो सर्कल की इक्वेशन होगी। बस इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, उसके बाद आगे पिछले क्वेश्चन में यही था, आप लोगों के पास रेडियस R2 और -2 था, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला बस मैंने फार्मूला लगाया है। अच्छा, उसके बाद बेटा अब ये देखें, प्रैक्टिस करते हैं। ये पहला दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी जीरो हो तो वो सर्कल क्या होगा। अब देखो, ये तो रेडियस का फार्मूला अभी आपने पढ़ा था। रेडियस का फार्मूला क्या था, जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी, ऊपर रूट आता है। तो अगर ये रूट के अंदर वाली सारी टर्म जीरो होगी तो रेडियस कितना आएगा, जीरो। और ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो हो बेटा, उसको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट सर्कल। वो सिंगल पॉइंट होगा एक। ठीक है। जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी, जीरो का मतलब है कि उसका रेडियस जीरो और वो सिंगल पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सर्कल, ये इक्वेशन दे के आपको कहता है इसके सेंटर निकालो। अब सेंटर पहले तो आप देखो, ये जर्नल फॉर्म है। मैंने आपको कहा था कि अगर इक्वेशन सर्कल की देगा तो सेंटर कैसे निकालने हैं। जो एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे 2 है, आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है -2 से। जब आप 2 को डिवाइड करोगे -2 से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह ये जो y का कोफिशिएंट 1 है, इसको भी आप -2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको -2 से डिवाइड करोगे तो -1/2। तो ये हमारे पास तरीका होता है सेंटर निकालने का। एक और प्रैक्टिस करते हैं, इसका अगेन सेंटर और रेडियस निकालना है। अमूमन सेंटर निकालने से ये ऑप्शन पता चल जाता है। पहली तो बात बेटा, ये मैंने आपको बताया था कि सेंटर या रेडियस निकालने से पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपने 1 करने हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दो। जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट के अलावा कोई नंबर होगा, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो। तो जब हमने पूरी इक्वेशन को इस नंबर से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, एक्स का कोफिशिएंट देखना है। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 3। तो इसको भी आप लोगों ने -2 से डिवाइड कर देना है। जब 3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3/2, ये वाला। और इसी तरह वाई का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 4। तो जब हम 4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -2। तो अब देखो, सेंटर से ही मुझे ऑप्शंस पता चल गया, और किसी ऑप्शंस का भी ये सेंटर नहीं है। तो बीटा राइट आंसर है। अगर आप लोगों ने रेडियस निकालना है तो ये फार्मूला था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट। इसमें वैल्यूज पुट करें, जी की, एफ की और सी की। सी क्या चीज होता है, जब आप पूरे सर्कल की इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो कांस्टेंट आएगा 5, ये सी होता है। तो 12 रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही पता चल गया है। ठीक है। सेकंड वाले एमसीक्यूज में मैंने आप लोगों को बेटा ये बताया था कि सेंटर निकालना था। एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करो। एक्स का कोफिशिएंट 2 है ना, तो उसको -2 से डिवाइड करो तो -1 आएगा। इसी तरह वाई का क्या कोफिशिएंट है, 1, उसको जब -2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2। तो ये सेंटर आ गया। सी कांस्टेंट होता है, जैसे अब ये सर्कल की इक्वेशन थी ना, मैंने 2 को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड किया, तो ये जो कांस्टेंट 5 आया, ये सी है। हाँ जी, 4 एमसीक्यूज में मैं वही आपको बता रहा हूँ। इधर भी आप लोगों ने इसका सेंटर निकालना था ना, मगर पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लें। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करें। जब आप पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करें। एक्स का कोफिशिएंट अब क्या है, 3, उसको -2 से डिवाइड करें तो -3/2 बन जाएगा। और इसी तरह ये जो वाई का कोफिशिएंट 4 है, इसको -2 से डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज में ये बताया था कि अगर जी एफ स्केयर प्लस सी स्केयर एफ स्केयर माइनस सी ये जीरो है, तो इसका मतलब रेडियस जीरो, और रेडियस जीरो होता है ऐसे सर्कल का जो सिंगल पॉइंट होता है। -2 से डिवाइड करना है। -2 से, इससे जल्दी निकल जाए। 2 से डिवाइड करके फिर साइन चेंज करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट ऐसे ही याद रखें, एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 करें। उसके बाद एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कर दें, वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कर दें। हो गया क्लियर अब। जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लें, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं, इसका अब रेडियस निकालना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 करेंगे। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, इधर भी 13, तो पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 13 से। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो जाएंगे, फिर जो भी एक्स का कोफिशिएंट है जो कि -4 है, उसको किससे डिवाइड कर देना है, -2 से।
तो -4 को जब मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो जी कितना आ गया, 2। इसी तरह जो y का कोफिशिएंट 3 है उसको भी -2 से डिवाइड करने तो ये -3/2 आ गया। और इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब c 0 है। रेडियस का फार्मूला होता है g² + f² - c√। तो इनकी वैल्यूज प्लग इन करके सॉल्व करूंगा तो 5/2 आ जाएगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सेंटर डायरेक्ट निकालने का, एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड वाई, वैसे तो कंपेयर करके निकालते हैं, तो मैं टाइम सेव करने के लिए आपको डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ। अब मुझे बताएं हो गया क्लियर या नहीं, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। ओके है, गुड। आप लोगों ने बेटा अब थोड़ा सा ना एक्टिव रहना है। ये अब आप लोगों ने ज़रा तवज्जो से सुनना है, तो फिर ये आप लोगों का टाइम लगाया, मेरा भी लगाया, फिर फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फुल एक्टिव रहना है। अब ये अब बेटा टेक्निक वही है, ये अगेन देखो सर्कल की इक्वेशन दे के आपसे क्या पूछ रहा है, सेंटर रेडियस। सेंटर कह रहा है निकालो रेडियस, मैंने क्या तरीका बताया है, सर्कल की इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको पकड़ लेना है। इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2q cos थीटा, उसको -2 से डिवाइड कर देना है। तो ये 2q cos थीटा को जब -2 से डिवाइड किया, वो माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, 2 से कट जाएगा। इसी तरह जो भी y का कोफिशिएंट है 2q sin थीटा, उसको भी -2 से डिवाइड करो, वो माइनस मैंने ऊपर लिख दिया। तो जब आप इसकी कटिंग वगैरह करोगे तो ये सेंटर आ गया, -q cos थीटा और -q sin थीटा। अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है g² + f² - c√। जी की जगह भी -q cos थीटा, एफ की जगह पे भी -q sin थीटा, और सी क्या होता है बेटा, सी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये जो सी ली ये क्यू² है। सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई के अलावा जो चीज लिखी होगी वो सी होता है, तो ये सी की जगह वो लिखें। अब ये हमारे पास चीज बनी, क्यू² कॉमन निकालें, अंदर बनेगा cos² + sin² जो कि 1 होता है, क्यू² - क्यू² करेंगे तो 0 हो जाएगा। जी जी, जो भी वैल्यू। अब मुझे बताएं यहां तक हो गया क्लियर, ओके हो गया। हाँ जी, हो गया क्लियर। सारे बच्चे मुझे बताएं फुल क्लियर है ताकि हम आगे चलें। वेरी गुड। ठीक हो गया, वेरी गुड बेटा। ये अब वही होप इसका अब आपको नहीं मसला बनेगा। अच्छा एक बेटा एक और चीज याद रखना, अगर वो एरिया ऑफ सर्कल आपसे पूछ सकता है, अब एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता है πr² होता है, इसके लिए आपको आर चाहिए। आर का फार्मूला अब आपको पता है, ये g² + f² - c√। है इसके लिए अगेन आपको जी एफ निकालना पड़ेगा जो सेंटर वाला है। तो यहां से अब आप देखें बेटा, एरिया ऑफ सर्कल जब आपने निकालना है, सेंटर उसने खुद ही बता दिए, ये जी है ये एफ है, साइन cos थीटा sin थीटा ये सेंटर है, ये जी होता है ये एफ होता है, सेंटर उसने खुद ही बता दिया है। पासिस थ्रू दी ओरिजिन। अच्छा अब देखो, एरिया निकालने के लिए आपको आर चाहिए, आर का फार्मूला होता है g² + f² - c√। जी एफ उसने खुद ही बता दिया, जी cos थीटा, एफ sin थीटा, और सी हमें नहीं गिवन तो वो 0 ले लेंगे। अब रेडियस के फार्मूले में वैल्यूज प्लग इन करो, cos² + sin² - 0। cos² sin² 1 हो जाएगा, 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा, तो रेडियस 1 आया। एरिया का क्या फार्मूला था, πr², आर की जगह 1 पुट करके आंसर आ जाएगा एरिया पाए। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है? ठीक हो गया, सिंपल। आप लोगों को उसने सेंटर बता दिया था ये जी एफ, और आपसे पूछ रहा था कि आप लोगों ने क्या कम करना है, रेडियस निकालना है। गुड, वेरी गुड। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी बिल्कुल वही है। ये अब देखो नीचे नहीं देखना आप लोगों ने सोल्यूशन, x², ये एक उसने सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, आपको वो कह रहा है b + h निकालो।
यहाँ पे सर्कल की डेफिनेशन आपको काम आएगी। सर्कल सर्कल की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो इसका मतलब बी भी 1 होगा। सर्कल की इक्वेशन में आपने यही देखा है ना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो बी 1 आ गया। फिर दूसरा आपने पॉइंट डेफिनेशन में देखा था कि एक्स वाई वाली टर्म नहीं होगी सर्कल की इक्वेशन में, तो ये जो 2h(x(y) शुड बी इक्वल टू 0, 2h(x(y) वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो जब 2h(x(y) आप लोग जीरो की इक्वल रखेंगे तो h किसके इक्वल आ जाएगा? 2h(x(y) जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो एज किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। तो अब बी आपके पास कितना आया है? 1। बी 1 निकाला था ना, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए था। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो बी भी कितना होना चाहिए? 1। और एज कितना निकाला? जीरो। वो कह रहा है बी प्लस एच निकालो। बी प्लस एच का मतलब है बी का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू 0 है, तो इनको आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। चैट बॉक्स में लिख कर बताएं ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? रिपीट की तो नहीं ना जरूरत, हो गया क्लियर? बेसिक सर्कल की उसने डेफिनेशन पूछी थी कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म नहीं आती। ये जो सर्कल की इक्वेशन में 2h(x(y) लिखा हुआ है, तो इसको मैंने जीरो के इक्वल रख के h निकाल लिया जो कि जीरो है। और फिर उसके बाद उसने कहा था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो अगर एक्स स्क्वायर 1 है तो बी भी 1 होना चाहिए, तो यहां से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आगे हम चलते हैं। आप लोगों ने एक्टिव रहना है। पोजीशन निकालनी हो किसी भी एक और कॉन्सेप्ट जो इस सर्कल में से एमसीक्यूज आता है, वो भला क्या काम करता है? आप लोगों को एक पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को क्या दे देते हैं? एक पॉइंट। और कहते हैं कि ये सर्कल के इनसाइड लाई करता है, आउटसाइड या ऑन दी सर्कल। जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं और एक पॉइंट है, ये ऑन दी सर्कल होगा पॉइंट, इनसाइड सर्कल होगा या आउटसाइड होगा, ये आपसे वो पूछेगा। आप लोगों ने क्या काम करना है? उस पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे ये पॉइंट है ना x1 y1, तो उसको सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे इधर मैंने कर दिया। अगर तो आंसर पॉजिटिव आ गया तो वो वाला पॉइंट सर्कल के आउटसाइड होगा। अगर आंसर जीरो आ गया तो वो वाला पॉइंट ऑन दी सर्कल होगा, सर्कल के ऊपर। और अगर पॉइंट आंसर नेगेटिव आ गया तो वो इनसाइड सर्कल होगा। तो ये तीन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अभी प्रैक्टिस करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला भी देख लें। अच्छा, रिपीट कर देते हैं। सिंपल बेटा, आप लोगों ने वो जो पॉइंट देगा ना, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, उसको उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट करो। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, तो वो आउटसाइड द सर्कल वो पॉइंट लाई करेगा। और अगर सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट करने से आंसर जीरो आ गया, तो वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ऑन दी सर्कल। और अगर वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करने से आंसर नेगेटिव आ गया, तो उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो जो पॉइंट है वो इनसाइड सर्कल लाई करेगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? उसी तरह आप लोग, अब यहां पे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? ये एक सर्कल है, यहां पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से मैंने सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह। ये वो पॉइंट था, इधर पी पॉइंट है, तो वो इस पॉइंट से लेके इस सर्कल तक जहां पर ये टेंजेंट आया, इसकी लेंथ, ये कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने उस पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है और ऊपर सर्कल की इक्वेशन का रूट ले लेना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी आप लोगों ने एक पॉइंट से सर्कल तक की लाइन का एक लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो वो पॉइंट उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट करें। ये तो पीछे वाली स्टेप है ना, जिस तरह पॉइंट की पोजीशन चेक करते थे, सर्कल की इक्वेशन में पुट करते थे। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए बस आपने एक्स्ट्रा ऊपर रूट ले लेना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे ये देखिए, हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। पॉइंट हमें कितना गिवन है? 8 5। रेडियस कितना गिवन है? 3। और सेंटर कितना गिवन है? 1 2। ज्यादातर आपको ना वो सर्कल की इक्वेशन दे देगा, जब भी आपसे वो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेगा ना, आपको सर्कल की इक्वेशन दे देगा। आप लोगों ने सिंपल वो पॉइंट उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट करना, ऊपर रूट ले लेना है। मगर इस क्वेश्चन में उसने इक्वेशन आपको नहीं दी, इसमें अब उसने सिर्फ आपको सेंटर और रेडियस दिया है। तो क्या आप इक्वेशन बना लोगे? लेक्चर का स्टार्ट ही हमने इधर से लिया था, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन का आपको यूज बताया था कि अगर आप लोगों को सर्कल का सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो आप लोगों ने पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करके उसकी इक्वेशन बना लेनी है। तो अब इधर ये देखो ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी हम बाद में निकालते हैं, पहले इस रेडियस और ये जो सेंटर गिवन है इसको यूज करके आप लोगों ने क्या निकाल लेनी है? सर्कल की इक्वेशन। समझ आई मेरी बात की? ये जो आप लोगों के पास ए सेंटर होता है, ये एच के होता है, सेंटर क्या होता है? एच के। रेडियस क्या होता है? आर। और पॉइंट क्या होता है? एक्स वाई। आप सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। ये देखें, ये मैंने सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, ये वाली।
इधर आप सारी वैल्यूज पुट कर दें, एक्स वाई की जगह पे वो पॉइंट आ जाएगा, ये एक्स वाई। सेंटर क्या था एच के, रेडियस क्या था 3। सारी वैल्यूज इधर पुट कर देनी है सर्कल की इक्वेशन में। जब ये सारी वैल्यूज इधर पुट करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए ऊपर रूट भी ले लें, तो ये आप जब इसका रूट लेंगे तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चैट बॉक्स में लिख कर बताइए क्लियर हुआ? नहीं, हमने बेटा इनफाइनाइट नहीं होगी, पॉइंट से लेके सर्कल तक, जिस पॉइंट तक टेंजेंट होता है वो ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। ये बेटा रिलैक्स होके बैठे हैं, इसमें जल्दी नहीं करनी कितना रह गया है। अभी आप लोगों ने बड़ा रिलैक्स होके सुनते जाना है, थोड़े ही है, इतना टाइम नहीं लगेगा। दोबारा से मेरे अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी ये देखें, अगेन वो कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। अब देखो पॉइंट दे के सर्कल, अब इसने उधर डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन दे दी है। तो क्या काम करोगे, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे -1, ये पॉइंट उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे और ऊपर रूट लेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -5x -3y प्लस 27, इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे और ऊपर रूट लेंगे और आंसर आ जाएगा। मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन? आज स्टैंडर्ड उस वक्त यूज करेंगे ना, अगर उसने सर्कल की इक्वेशन दी ही नहीं, आपको सेंटर रेडियस दे रहा है तो फिर तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे सारा कुछ। अब इधर उसने सर्कल की इक्वेशन दे दी थी तो मैंने सीधा पॉइंट उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट करके ऊपर रूट ले लिया। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। वेरी गुड जी। पिछला क्वेश्चन भी वही था, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में उसने इक्वेशन नहीं बताई हुई थी। उसने आपको रेडियस बता दिया था, सेंटर बता दिया था और पॉइंट बता दिया था। तो मैंने क्या काम किया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, उसके अंदर एच के की जगह सेंटर, एक्स वाई की जगह पॉइंट और आर की जगह रेडियस पुट करके आंसर निकाल लिया। अच्छा जी, ये भी हमने कर लिया। अब वो एक पॉइंट वाला करते हैं, ये वाला जो मैं आपको बता, अब ये देखो पॉइंट, विच पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, कौन से पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। तो आप लोगों ने सिंपल उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है, और अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो आउटसाइड सर्कल होगा, जीरो आ गया तो ऑन दी सर्कल होगा, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इनसाइड सर्कल होगा। पहले मगर आप लोगों ने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट वन कर लेने हैं। जब भी आप लोगों ने सर्कल की इक्वेशन पे वर्किंग करनी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट मेक श्योर करें कि आपने वन कर लिए हैं। तो ये सर्कल की बेटा इक्वेशन गिवन थी। अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 2 हैं, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गई सर्कल की इक्वेशन। अब आप लोगों ने ये जो पॉइंट था, पॉइंट आप लोगों के पास कौन सा था, ये पहला पॉइंट हमने देखना है। बारी बारी सारे पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सा इनसाइड है जो आंसर नेगेटिव देगा। तो एक्स की जगह पे -1 और वाई की जगह पे -2 जब मैंने पुट किया तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास इसने आंसर नेगेटिव दे दिया। अमूमन जब हम बैक सॉल्व कर रहे होते हैं तो अल्फा बीटा में से ही एक राइट आंसर होता है। आप लोगों से उसने पूछा था कि ये ऑप्शन में आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, कौन सा इस सर्कल, ये सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है, कौन सा पॉइंट इनसाइड सर्कल लाई करता है। आप लोगों ने इस सर्कल को पहले स्टैंडर्ड बनाया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 किया, उसके बाद आपने अल्फा ऑप्शन एक्स की जगह -1 वाई की जगह -2 इसमें पुट करके देखा कौन सा ऑप्शन नेगेटिव आंसर देता है। तो वो पहले ऑप्शन को ही इस इक्वेशन में पुट करने से आंसर नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब यही वाला पॉइंट इनसाइड सर्कल है। बाकी अगर आप पॉइंट पुट करेंगे तो वो नेगेटिव आंसर नहीं देंगे। इसी के तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आप देखें। इसमें भी अब वो हमें वही कह रहा है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है -1 2, इसको बताओ कि इसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो सिंपल आप लोगों ने सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है, पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेना है, इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आई। अब इसके अंदर एक्स की जगह -1 वाई की जगह 2 पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर नेगेटिव आया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इनसाइड द सर्कल है। तो अब मुझे बताएं, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट और पॉइंट की पोजीशन पूछना, ये आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। वेरी गुड। सिंपल वो वाला पॉइंट, सिंपल वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करें, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, नेगेटिव आ रहा है तो इनसाइड है। अच्छा जी बेटा, अब नेक्स्ट जो हमने इसका कॉन्सेप्ट देखना है वो हम देखेंगे कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरनली टच करेंगे। ये अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसकी कंडीशंस आपने याद रखनी है और इसमें से एमसीक्यूज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो सर्कल देखें, ये पहला सर्कल,
ये देखें जिधर मैं टिक कर रहा हूं, इसका सेंटर C1 है और इसका रेडियस R1। ये दूसरा सर्कल जिसका सेंटर C2 है और इसका रेडियस R2 है। ये दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं जैसे आपको नजर आ रहा है। अब आप देखें इनके जो सेंटर का डिस्टेंस है, इधर से लेके ये C1 पहले सर्कल का सेंटर है और ये C2 दूसरे सर्कल का सेंटर है, और इनके दरमियान का डिस्टेंस, C1 और C2 के दरमियान का डिस्टेंस इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल है। इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल है। तो ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करें और उनके सेंटर का डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के इक्वल होगा, अगर ये कंडीशन आपके सामने लिखी हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सर्कल दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर दोनों के सेंटर का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम के इक्वल है। अब आप नीचे आ जाएं इस नीचे वाले सर्कल पे, बस आपने कंडीशन दी। अब वैसे तो मैं सिंपली बता देता हूं, अगर इस प्लस को माइनस कर दोगे ना ये नीचे, तो फिर वो दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे होंगे। बस ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। अब देखो ये एक बड़ा सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये वाला बड़ा सर्कल, इसका जो सेंटर है वो C2 है, ये आपको C2 नजर आ रहा है ये वाला। और इसका आप लोग अगर देखोगे तो हमारे पास जो रेडियस है वो R2 है। अब ये आप लोगों को एक छोटा सर्कल नजर आ रहा है, इसका सेंटर C1 है और रेडियस R1 है। तो इनके अब मैं सेंटर का अगर डिस्टेंस लेता हूं, C1 C2 का डिस्टेंस लेता हूं, तो ये R2 में से R1 को माइनस कर दें। जब अब इस बड़े R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो इन दोनों सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आप लोगों को इतनी तमीद की नहीं समझ आई तो आप लोग सिंपल याद रख लें कि जब दो सेंटर्स के डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा तो इंटरनली टच करेंगे, और रेडियस के सम के इक्वल होगा तो एक्सटर्नली टच करेंगे। ठीक है, मैंने अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, मगर वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है और ये पूछ रहा है कि एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरनली। अब वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले सर्कल का भी सेंटर C1 और रेडियस R1 निकाल लो, दूसरे सेंटर का भी सेंटर C2 और रेडियस R2 निकाल लो। फिर आप लोगों ने क्या काम करना है, दोनों सेंटर्स, ये जो दो सेंटर्स निकले हैं, ठीक है, और ये दो रेडियस भी निकल गया है, तो फिर आप लोगों ने क्या काम करना है, दो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल लो। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो दो सेंटर्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला एक सॉल्व कर लेना। बहरहाल ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ ये कंडीशंस याद रखनी, ये आपसे वॉरंटी टेस्ट में पूछेगा ये वाली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से हमने सर्कल वाला सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था, आज हमने टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के ऊपर बात करनी है। अब बेटा ये आप लोगों को एक सर्कल नजर आ रहा है और ये एक लाइन आप देखें सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। कोई लाइन इस तरह अगर कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजरे तो हम कहते हैं कि ये लाइन टेंजेंट लाइन है, और ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है x1 y1, और ये पॉइंट बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये एक कर्व, ये जो एक लाइन इस सर्कल को टच करके जा रही है, डेट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। और अगर आप लोग इस सर्कल के सेंटर से बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करें जिसको हम रेडियस कहते हैं, तो ये हम कहेंगे कि ये नॉर्मल लाइन है। बेटा याद रखो जो नॉर्मल लाइन होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, और टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। अब यहां से वो आप लोगों से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के क्वेश्चन देता है। आप लोग जिस तरह बोर्ड में पढ़ोगे ना, अब बोर्ड में आप लोगों ने कैसे पढ़ना है कि जो भी आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन होती है आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को वो कोई भी सर्कल की इक्वेशन दे देता है, जहां से या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x² + y² = 4, इस तरह करके आपको वो कोई भी अगर सर्कल की इक्वेशन दे देता है, तो बेटा सर्कल को आपको जो सर्कल की जो भी वो इक्वेशन देगा ना, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy/dx निकालेंगे। कर्व की इक्वेशन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता देगा कि जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल के ऊपर किस पॉइंट पे टेंजेंट है, x1 y1। तो आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेनी है, मगर ये काफी लेंथी मेथड है, तो मैं आप लोगों को इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा किस तरह से आप लोगों से वो पूछ सकता है। पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों को टेंजेंट का कुछ आइडिया हो गया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएं। टेंजेंट का आप लोगों को आइडिया हो गया है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख कर बताएं कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल लाइन क्या होती है। टेंजेंट और नॉर्मल लाइन का आप लोगों को हो गया क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन? अब बेटा आप लोगों ने ना हमेशा याद रखें, जब भी हमने टेंजेंट या नॉर्मल लाइन निकालनी है ना इनके, तो हम कोशिश करेंगे बैक सॉल्व से करेंगे।
अब टेंजेंट के बारे में एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये एक पॉइंट में से पास करता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होगा ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आपने बैक सॉल्व कर लेना है। अब बारी बारी ऑप्शंस के अंदर पॉइंट पुट करें, जो उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाइड कर गया वो हमारे पास राइट आंसर होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को आगे ले भी चलता हूं। अब ये नीचे एक लिखा हुआ है, आप लोगों ये इसकी डायरेक्ट इक्वेशन निकालने के लिए आप लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा बेटा, मैं ना आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूँ। नॉर्मल का अगर आप लोगों ने इक्वेशन निकालनी है ना, नॉर्मल की जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर थी, तो अब चूंकि नॉर्मल लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर दें। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं ना, फॉर एग्जांपल इस तरह, तो अगर इस लाइन का स्लोप m है, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कैसे निकलेगा, इस गिवन स्लोप का रेसिप्रोकल करें, यानी m है तो इसको 1/m करें और साथ इसका साइन चेंज कर दें। तो ये हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आएगी और पॉइंट हमें गिवन होगा, तो इस फार्मूला से आप लोगों ने निकाल लेनी है। मगर मैं आप लोगों को इससे अवॉइड ही करवाऊंगा, मैं आपको ना इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग समझें। वो कहते हैं एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, और टेंजेंट जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी गिवन है x1 y1। अब एक तो तरीका वही है जो जनरल तरीका है, आप लोग इस कर्व की इक्वेशन का, जो सर्कल की इक्वेशन है उसका लें जी डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और y का फर्दर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करें। और उसके बाद इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 आप इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर आप लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करें, जो ये वाला फार्मूला था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 की जगह पॉइंट पुट करें, m की जगह पे आप स्लोप पुट करें, सॉल्व करेंगे तो आएगा। एक तो ये जर्नल मेथड है, ठीक है, जिस तरह जर्नल मेथड से हम करते हैं, एक तो ये तरीकाकार है, ठीक हो गया। अब दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप इसको बैक सॉल्व करें, प्लग इन मेथड यूज करें, क्योंकि जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है। तो आप लोग बारी बारी इन तमाम इक्वेशंस के अंदर ये पॉइंट पुट करें, जो इसको सेटिस्फाइड कर गया दैट विल बी द राइट आंसर। तो आप मुझे पुट करके बताएं जरा, जल्दी जल्दी से रजिस्टर बॉल पॉइंट अपने हाथ में करें और मुझे बताएं कि कौन सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इनमें से। अब आप अगर इसको बैक सॉल्व करेंगे, प्लग इन मेथड यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इधर ये देखें ना, बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करने से इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो हाँ, बैक सॉल्व तरीका आपको पता चल गया है। नॉर्मल का भी ऐसे ही, अगर यहां से आप लोगों से वो नॉर्मल की इक्वेशन पूछता ना, तो वो भी इसी तरह ही होना था, क्योंकि नॉर्मल भी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास कर रहा है, तो आप लोगों ने बैक सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, अब आगे बेटा मैं आप लोगों को मूव करवाऊं तो इस ये आप लोगों को मैंने बताया, ये वो दूसरा फार्मूला जो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। एक्स वाई में तो इक्वेशन होती है ना, x1 y1 वो गिवन पॉइंट है, और जी एफ और सी ये आप लोगों को सर्कल की इक्वेशन से पता चल गए, और ये मैंने आप लोगों को कल काफी प्रैक्टिस करवाई थी। जी एक्स का कोफिशिएंट होता है, एफ वाई का कोफिशिएंट होता है, और सी जो सर्कल की इक्वेशन में गिवन कांस्टेंट होता है। अब अगर आप इसकी बात करते हैं ना, तो इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाली टर्म भी कोई नहीं, वाई वाली टर्म भी कोई नहीं, तो जी एफ तो जीरो हो गया, और कांस्टेंट आप लोगों के पास ये 25 गिवन है। इसको अगर आप इधर भेज देंगे तो ये -25 हो जाएगा, और सी आपके पास -25 है। जी एफ और ये सी आप लोगों ने वैल्यूज लिख ली, और x1 y1 आपके पास 3 4 है। ये सारी पॉइंट्स, ये सारी वैल्यूज इधर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। तो मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए। एक मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो आप सिंपल बैक सॉल्व करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। दूसरा आप लोगों की मैंने बुक वाला मेथड बताया कि आप लोग जो भी सर्कल की इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लें, वो पॉइंट डेरिवेटिव में पुट करें, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें। तीसरा मैंने आपको ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का डायरेक्ट फार्मूला एक याद करवाया, x1 y1 प्लस जी के अंदर x प्लस x1 होगा, f के अंदर y प्लस y1 होगा, प्लस c इक्वल टू 0। जी एफ सी सर्कल की इक्वेशन से निकलेंगे, x1 y1 आप लोगों के पास पॉइंट गिवन होगा, तो इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके आप लोग, ये अब आप लोगों की मर्जी। अगर अगर आपको पॉइंट गिवन है, टेंजेंट उस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो सिंपल है बैक सॉल्व करें, बैक सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लें। बहरहाल आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए, मैंने तीनों बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी फार्मूला बेहतर, तो ये आप लोग ये याद कर लें, नॉर्मल के लिए आप लोग इस फार्मूला को याद कर लें, सिंपल इसमें वैल्यूज प्लग इन करके नॉर्मल की इक्वेशन का फार्मूला
कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है, ये जरा मुझे बताएं, इसको जरा सॉल्व करके देखें, आता है आप लोगों के पास आंसर? जी, इसको जरा सॉल्व करें और मुझे बताएं। इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज प्लग इन करके देखें, आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? हाँ जी, सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज प्लग इन करनी है। पहले इसको याद करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए बेहतर ये इसको आप कर सकते हैं, वाई माइनस वाई वन, इधर राइट साइड पे एक्स माइनस एक्स वन, तो ये दो टर्म तो आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आगे एक्स वन के अंदर जी को ऐड कर दें, वाई वन के अंदर एफ को ऐड कर दें। जल्दी जल्दी से इसको मुझे बताएं, इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। इधर से नहीं आप लोगों ने देखना, खुद से इसको सॉल्व करें और जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर आता है आप लोगों के पास? अल्फा ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है? वैल्यूज प्लग इन करके जल्दी जल्दी बताएं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ जी, हो गया, निकाल लिया आंसर। ये बेटा अब देखो ना, सर्कल की इक्वेशन में ना तो एक्स का कोफिशिएंट है, ना वाई का कोफिशिएंट है, और ना ही कोई सी वाली टर्म है। तो जी एफ तो जीरो होगा, सी वाली टर्म है, ये 25 कांस्टेंट इधर लेफ्ट साइड पे भेजोगे तो -25 हो जाएगा, तो सी -25 है। जी एफ जीरो हो गया। जी एफ जीरो क्यों है? एक्स का कोफी, देखो ना, कल मैंने आप लोगों को सर्कल की जर्नल फॉर्म बताई थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, याद आया आप लोगों को? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई, याद आ गया ना? +2 g x प्लस 2 f y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आती है? सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है, जर्नल फॉर्म होती है। अब देखिए, इसमें ना तो एक्स वाली टर्म है, ना कोई वाई वाली टर्म है, तो इनके कोफिशिएंट जी एफ सी क्या हो जाएंगे? 0। और सी आपको पता है, और बाकी एक्स वन वाई वन भी आपको गिवन है। सिंपल आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकालना है। अच्छा जी, उसके बाद आगे अब मैं आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझें। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको सर्कल की डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये पैराबोला की अलग होगी, एलिप्स की अलग होगी, हाइपरबोला की अलग होगी। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर। मैं अब आप लोगों को इसकी डेरिवेशन में नहीं लेकर जा रहा, आप लोगों ने ये बेटा डायरेक्ट अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर इस फार्मूला को नोट रखना है। सी यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है, वो याद करें, वाई इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को किसी जगह पे कट करती है तो ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड सी। तो अब बेटे ये सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर, ए यहाँ पे रेडियस है, सर्कल का रेडियस। ये ए का वैल्यू सर्कल की इक्वेशन से निकलेगा। एम से मुराद स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर यहां से सी निकालना चाहो तो ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू वन प्लस एम स्केयर। ठीक है, तो ये सी किसकी इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस ए इंटू वन प्लस एम स्केयर। बेटा याद रखें, अगर हम खुद रूट अप्लाई करें ना, जैसे अभी आपने ये सी का स्केयर खत्म करना था तो आपने दोनों तरफ खुद रूट अप्लाई किया था, फिर प्लस माइनस लिखते हैं। अगर हम खुद से रूट, ऑलरेडी पहले रूट लगा होना, जैसे ये 4 रूट ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर हम प्लस माइनस नहीं लिखते, फिर हम सिंपल 2 लिख देंगे, प्लस ही लिखते हैं। ठीक है, अगर हम खुद से रूट अप्लाई करें ना स्क्वायर खत्म करने के लिए, फिर उसके साथ प्लस माइनस आता है। अगर ऑलरेडी रूट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर नहीं प्लस माइनस लगाना। अच्छा, अब यहां से चूंकि ये सी स्क्वायर था, हमने दोनों तरफ रूट अप्लाई किया, तो प्लस माइनस ए इंटू वन प्लस एम स्क्वायर आ गया। अब इस पूरी स्लाइड में सिर्फ बेटा आपने एक ही चीज याद रखनी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। सी वाई इंटरसेप्ट है, ए सर्कल का रेडियस है, एम हमारे पास स्लोप है। उसके बाद अगर आप लोगों से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो पूछ रहा है, बेटा देखो कंडीशंस टू कंडीशंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेरी करती है। पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा कि अगर पॉइंट गिवन है जिसमें से टेंजेंट पास कर रहा है, आप सिंपल प्लग इन मेथड यूज करोगे। आप पॉइंट उठा के टेंजेंट की इक्वेशन में बारी बारी पुट करते जाओगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाइड करके पॉइंट को दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों के पास
आप लोगों को वो स्लोप दे देता, सर्कल की इक्वेशन का क्या देता, सर्कल का क्या दे देता, स्लोप एम। आपको वाई इंटरसेप्ट दे रहा, मतलब आपको स्लोप दे रहा है, रेडियस का पता चल रहा है, तो फिर आप लोगों ने जो सर्कल की इक्वेशन, जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, वो इस फार्मूला से निकलेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं और आसान करके बताता हूँ। अगर पॉइंट गिवन है ना जिसमें से टेंजेंट पास कर रहा है, आप बैक सॉल्व करोगे, ठीक है, वो पॉइंट उठा के सर्कल की एक टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करो, जो सेटिस्फाइड करके वो आंसर है। अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, स्लोप एम, स्लोप उसने दे दिया टेंजेंट का, या आप लोगों को कोई लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन दे के कह रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन पे टेंजेंट है या नहीं, तो उस वक्त आप लोगों ने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फार्मूला से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। c कैसे निकलेगा, c हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा, m हमारे पास स्लोप होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, इधर से आपको क्लियर होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको आप लोगों ने बड़ा केयरफुली देखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि ये लाइन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि एक लाइन कहेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन पे टेंजेंट है, ये लाइन कहता है इस सर्कल की इक्वेशन पे टेंजेंट है, और एक अननोन निकालो। ज्यादातर इसमें से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कहेगा कि एक लाइन है वो सर्कल की इक्वेशन पे टेंजेंट है, ये अननोन निकालो। या वो दूसरा क्या करेगा, आपको टेंजेंट की स्लोप बता देगा, लाइन ही देगा, लाइन की इक्वेशन देगा, साथ सर्कल की भी इक्वेशन देगा, कहेगा कि इस टेंजेंट का स्लोप ये है, या कोई हिंट दे देगा जिससे आप लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल लोगे। और उस वक्त वो आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, मतलब स्लोप दे के टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, या लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन दे के आपसे कोई अननोन पूछेगा। अब ये जो भी आपको लाइन बेटा गिवन होगी ना, आपने इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कर लेना है। मतलब आसान लफ्जों में अगर कहूं तो आप लोगों ने y को सेपरेट कर लेना है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कैसे होगा, यहां से आप लोग y को सेपरेट करो, यहां से आप लोग किसको सेपरेट करो, y को। ये बेटा अगर आप देखोगे तो ये x प्लस हो रहा है, इधर p में से जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और y को अगर आप लोग सेपरेट करोगे तो ये 2 दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। x का जो भी कोफिशिएंट है वो m होगा, x का कोफिशिएंट -1/2 है, तो m हमारे पास कितना आ गया, -1/2। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, c की जगह पे p/2 लिखा हुआ है। तो जो भी बेटा इक्वेशन गिवन होगी ना लाइन की, आप उसको y को सेपरेट करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में करो, x का कोफिशिएंट m हो जाएगा, और जो जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास c हो जाएगा। अब आप लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करनी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास क्या थी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सी भी आपको पता चल गया, एम भी आपको पता चल गया, सी और एम आपको गिवन लाइन की इक्वेशन से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब आप वाई को सेपरेट करोगे। ए का मतलब होता है रेडियस ऑफ सर्कल, और ये सर्कल की इक्वेशन से पता चलेगा। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेसिकली ये जो 16 है ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को 16 के इक्वल रखें, आर स्क्वायर को किसके इक्वल रखें, 16 के। तो यहां से आप लोगों के पास आर आ जाएगा, यहां से आर रेडियस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रेडियस हमारे पास बेटा क्या होता है, ए। यही मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारे पास क्या होगा, ए। तो अब आप लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सारी वैल्यूज पुट करनी है, सी की, एम की और ए की, और इसको सॉल्व करके पी निकाल लेना है। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आप लोगों को जब भी कोई वो अननोन पूछेगा सर्कल के केस में, लाइन की इक्वेशन दे देगा, सर्कल की, अच्छा यही कॉन्सेप्ट आगे पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स में भी लगेगा, सिर्फ उधर फर्क क्या होगा, यहाँ पे सर्कल की जगह उनकी इक्वेशन आ जाएगी, मेथड सेम है। जो भी लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, उसमें उसको आप y को सेपरेट कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखे, वहां से आपके पास m और c आ जाएगा। फिर जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसको उस उधर से आप लोगों ने निकाल लेना है a रेडियस, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र था ना, या आर स्क्र, तो रेडियस भी आ गया। फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर सी, ए और एम पुट करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो मुझे जी चैट बॉक्स में लिखकर बताएं ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी मुझे बताएं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो समझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी डन हो गई है, इधर से आपको मसला नहीं बनेगा। अगर यहां से वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फार्मूला लगेगा, सी हमें निकालना पड़ेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से। आई होप बेटा अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके हो गया, जल्दी जल्दी बताएं, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें, जल्दी जल्दी बताएं। हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन, आगे चलें।
आगे चलेंगे, एक दफे इसी को रिपीट कर लें। दोबारा से बेटा देखें, आप लोगों को एक लाइन की इक्वेशन गिवन थी, उसने कहा कि ये टेंजेंट है इस सर्कल की इक्वेशन पे, आप लोग अननोन पी निकालो। तो पहला स्टेप क्या है, जो लाइन की इक्वेशन गिवन है आप लोगों ने उसमें से वाई सेपरेट कर लेना है। जब आप उसमें से वाई सेपरेट करेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, m, इधर x का कोफिशिएंट -1/2 है, वो m हो गया। और ये जो p/2 हमारे पास लिखा हुआ है ये c या c, तो यहां से m और c निकल गया। जो सर्कल की गिवन इक्वेशन है वहां से आप लोगों ने रेडियस निकाल लेना है। तो ये सर्कल की इक्वेशन थी ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र होता है, तो r4 आ गया, और r को हम कहते हैं a। तो इसके बाद अननोन कैसे निकलेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपने सर्कल की लिखनी है, सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 + m स्क्र। सी की जगह उसकी वैल्यू p/2, ए की जगह उसकी वैल्यू 4, m की जगह उसकी वैल्यू -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो p निकल आएगा। अब मुझे बताएं, चैट बॉक्स में लिखकर क्लियर हो गया आप लोगों को? जो सर्कल की जो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके m और c निकाल लेना है। जो सर्कल की इक्वेशन होगी वहां से a निकाल लेना है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करनी है। जब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करेंगे तो आप लोगों के पास अननोन आ जाएगा। स्टेप्स नोट करें, लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखें, वहां से m और c निकलेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके। उसके बाद जो सर्कल की इक्वेशन है वहां से a निकलेगा, और उसके बाद आप लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है। ये स्टेप्स हैं होते हैं जब भी आपको वो कहता है ना कि एक लाइन सर्कल की इक्वेशन पे टेंजेंट है तो अननोन निकालो, तो ये स्टेप्स होंगे जिनको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये भी अब वही सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अगेन देखो, सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, और ये जो लाइन है ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। अगेन वही स्टेप्स फॉलो करें। अब सबसे पहले ये जो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है इसमें से y को सेपरेट करना है। तो ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, y के साथ 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ जाके डिवाइड होगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करें, m भी निकल गया, c भी निकल गया। फिर सर्कल की इक्वेशन से क्या निकालना होता है, रेडियस। ये हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र होता है। आर स्क्र की जगह 25 लिखा हुआ है, तो r कितना आ गया 5, और ये r बेसिकली a है। रेडियस को r भी कहते हैं, a भी कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैंने कहा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करनी है। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करनी है, और वो क्या होती है, सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 + m स्क्र। क्या होती है, सी स्क्र, अभी आप लोग पीछे यूज करके आए थे, सी स्क्र इक्वल होती है ए स्क्र इंटू 1 + m स्क्र, ए स्क्र इंटू 1 + m स्क्र। ये हमारे पास बेटा इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, ये जो स्क्वायर है इसको खत्म कर लेना, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, रूट। ठीक हो गया, प्लस माइनस के साथ। तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा, +-a² इंटू 1 + m स्क्र, ये आएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में वो आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में उसने अननोन पूछा था। अब अगर तो कोई अननोन होता ना, पी टी वगैरह, तो वो आपने सिंपल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख के वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ जाना था। इधर अब उसने कहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। मैंने आपको समझाया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगी, अगर आपको स्लोप का पता चल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। मगर c कैसे निकलेगा, c इधर देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी से निकलेगा, c इक्वल टू ए प्लस माइनस ए स्क्र इंटू 1 + m स्क्र। तो वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की जगह उसका वैल्यू लिखा हुआ है, +-a इंटू 1 + m स्क्र। तो अब आप m की वैल्यू पुट करोगे, m की वैल्यू कितनी थी, -1/2, +-a हमारे पास कितना था 5, 1 + m स्क्र। बस m की वैल्यू पुट करके ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड करेंगे। इसका ये 4 जो है ये रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, 5 इंटू 5 रूट, इसका आप एलसीएम लोगे, 2 जो है ये लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आप लोगों को ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। चैट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कि आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं। ये वाला क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी, परपेंडिकुलर हो तो एम की वैल्यू चेंज हो जाती है लिया, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था बेटा, जब आप लोगों को टेंजेंट की स्लोप पता चल जाए तो उसकी इक्वेशन निकालते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y इक्वल टू, और c जो होगा वो कैसे निकलेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आती, सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 + m स्क्र। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर ही अभी हम लाई कर रहे हैं। स्टार्ट हमने लिया था कि जब एक पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, वो पॉइंट उसमें प्लग इन कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया कि एक लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन जब गिवन होगी, जैसे ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है और ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, और आपको कहेगा कि ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। ठीक है, लाइन इस सर्कल के ऊपर क्या है,
टेंजेंट है, तो उसके लिए मैं भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। ये एक लाइन की इक्वेशन वो कह रहा है सर्कल की इक्वेशन के ऊपर टेंजेंट है, तो आप लोगों ने क्या कम करना है, यहाँ से y को सेपरेट करना है। जब y सेपरेट करेंगे तो उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके m और c निकलेगा, सर्कल की इक्वेशन में से a रेडियस निकलेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करके आप लोगों ने अननोन निकालना है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था, वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, और ये जो हमारा टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइंस बेटा पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है। अब आप लोगों ने इस लाइन की इक्वेशन का स्लोप निकाल लेना है, वो मैंने आपको कल बताया था लाइन की इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं, एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 है डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट जो कि 2 है और उसका साइन चेंज कर दें, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया इस गिवन लाइन का, और टेंजेंट की लाइन का भी यही स्लोप होगा क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो यहां से अब हमें टेंजेंट की लाइन का एम पता चल गया। जब हमें टेंजेंट की लाइन का एम पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो आप लोगों ने सिंपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करनी है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम तो आपको पता चल गया है। उसके बाद c आप कैसे निकालेंगे, इस गिवन लाइन की इक्वेशन को आप y इसमें से सेपरेट कर लें। जब आप इसमें से y सेपरेट करेंगे तो बेटा x का कोफिशिएंट m होता है, c हमारे पास 1/2 होगा। इसके अंदर सिंपल आपने वैल्यूज प्लग इन कर लेनी है। a आपके पास कैसे निकलेगा, सर्कल की इक्वेशन से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर होता है, और ए हमारे पास ए स्केयर 25 है तो ए 5 आ जाएगा, इसमें वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेना है। अब मुझे बताइए क्लियर हो गया है? नहीं नहीं, डिफरेंट नहीं आएगा। आप लोगों को उसने सिंपल टेंजेंट की लाइन का स्लोप का हिंट, स्लोप कैसे निकाला उसने खुद बता दिया कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का होगा, तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल लें। लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 है डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट जो कि 2 है और उसका साइन चेंज कर दें, -1/2। हाँ जी बिल्कुल, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप सी निकालेंगे। हो गया क्लियर? आप इसी लाइन की इक्वेशन को जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में करें, m भी आ जाएगा c भी आ जाएगा, या इधर से स्लोप निकाल लें, जिस तरह मर्जी निकाल लें। मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। लें जी बेटा, ये आप लोगों के चैप्टर एंड हो गया है। अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने नोट रखना है, ये जो बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स आप लोग थोड़े से नोट रखें। किस सिमी सर्कल के अंदर एंगल 90 डिग्री का होता है, आधे सर्कल के अंदर सरकम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल का मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनियस का। ये सारे एमसीक्यूज हैं जो आए हुए हैं एंट्री टेस्ट में, मैंने इनके बुलेट पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं। और नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दी पॉइंट आउटसाइड, अगर एक सर्कल है ना बेटा, एक सर्कल ठीक है, तो इधर एक पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, कि इधर को टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा और दूसरा इधर को। और कीप इन माइंड के टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, दो। द वैल्यू ऑफ सेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, ये एक्सेंट्रिसिटी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा क्या बला होती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की याद रखें, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, पैरामीट्रिक इक्वेशन में तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, यानी एक्स को रिप्लेस कर दो आर cos थीटा से, वाई को रिप्लेस कर दो आर साइन थीटा से, तो आर cos थीटा और आर साइन थीटा आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो यहां तक हमारा सर्कल का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों ने, बल्कि ये कभी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रहता है, ये भी आया हुआ था, इसको भी जरा देख लें। ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है। अच्छा, कॉर्ड और डायामीटर में क्या डिफरेंस होता है, कॉर्ड और डायामीटर में जल्दी जल्दी बताएं, कॉर्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है। सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड, तो ये हमारे पास कॉर्ड है, CHORD। सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड, ये कॉर्ड है हमारे पास। और ऐसा कॉर्ड जो सेंटर में से पास करे, अब यही कॉर्ड अगर सेंटर में से पास कर जाएगा ना ऐसे, तो इसको हम कहेंगे कि डायामीटर है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ये एक सर्कल का सेंटर है, इससे इक्वल फासले पे एक कॉर्ड ये लगा हुआ नजर आ रहा है, और इतने ही सेंटर से नीचे फासले पे हमारे पास ये दूसरा कॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है ना, ये वाला सेंटर है, इधर ये भी 2 सेंटीमीटर के फासले पे है इधर वाला कॉर्ड, और जो सेंटर के नीचे वाला कॉर्ड है ये भी हमारे पास सेंटर से 2 सेंटीमीटर के फासले पे है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कहता है टू कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे ये जो दो कॉर्ड होंगे, इनका लेंथ आपस में इक्वल होगा। मेरी बात की समझ आई? अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो उनका लेंथ सेम होगा। हो गया क्लियर?
समझ लगी बात की? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। जी बताएं मुझे जरा, हुआ क्लियर? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद ये असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये आप लोगों ने सारे करने हैं। मैंने असाइनमेंट वर्कशीट के क्वेश्चन इधर एंड पे ही डाल दिए हैं। ये अब आप लोगों ने सारे करते जाना है। सारा लेक्चर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले देखना है, उसके बाद आप लोगों ने ये करने हैं, और इसको सारे कंप्लीट आप लोगों ने करने हैं। इसमें कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो कोनिक सेक्शन का पहला सेक्शन सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को सर्कल की समझ आई? कल आप लोगों को बड़ी डिटेल में मैंने ये चीज़ें सर्कल के रिलेटेड बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि ये कोनिक सेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बेतहाशा एमसीक्यूज आएंगे, और उसके 4 पार्ट हैं। और ये भी मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसके अंदर हमने आज, जैसे कि आप देखें आप, हमने इसका सर्कल को कंप्लीट किया। आगे जो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है, ये मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेकर जाऊंगा इनको। ये आप लोगों के इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में थोड़ा बच्चों को है मसला, उसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। देखें आप ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में 2-3 बातें याद रखें। बात पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उसने आपसे किस तरह के एमसीक्यूज पूछने हैं। एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में से ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, कॉनिक सेक्शन में से वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इसमें अब बेटा आप लोगों ने क्या काम करना है? पहले तो आपको सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता होनी चाहिए। है क्या? वो फार्मूला रट्टा लगाओ, सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 + m²। ए पता हो रेडियस है, सी वाई इंटरसेप्ट होता है, एम स्लोप होती है, बस इतना पता हो। अच्छा, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन अब किस टाइप के आ सकते हैं, किस तरह के वो आपसे पूछ सकता है? 3 तरह के क्वेश्चन वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में से पूछ सकता है, 3 तरह के। ठीक है। पहला, वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि 90% चांस है कि वो इसी तरह ही आपसे पूछ लेगा। उसके ये हो सकता है कि आप लोगों को, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, वो कहता है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, और वो टेंजेंट इस पॉइंट में से पास कर रहा है। आप सिंपल जो बारी बारी ऑप्शंस के अंदर उस पॉइंट को प्लग इन करें। ठीक है। तो जो आप लोगों को इक्वेशन टेंजेंट की सेटिस्फाइड कर गई, जो इक्वेशन टेंजेंट की उस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर गई, ठीक है, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। पहला तो कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, एक तो इस टाइप का आपसे पूछ सकता है। अब दूसरा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद होनी चाहिए। इसमें से अब 3 तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। पहली टाइप एमसीक्यूज की ऐसी होगी कि आप लोगों को एक लाइन, इसमें से 2 टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। पहली टाइप ऐसी होगी, एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और एक सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। आपको वो कहेगा कि ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये सर्कल के टेंजेंट है। आपसे कोई अननोन पूछेगा, वो कोई अननोन लाइन की इक्वेशन में पड़ा होगा, पी होगा, टी होगा, कुछ भी होगा। पहला स्टेप आपने क्या काम करना है? सिंपल उस लाइन की इक्वेशन में से वाई सेपरेट कर लेना है। वाई को सेपरेट कर लेना है, इसको इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। एक्स का कोफिशिएंट -1/2 वो एम होगा, और जो कुछ भी कांस्टेंट लिखा होगा डेट विल बी सी। तो एम और सी आ गया। सर्कल की इक्वेशन में से आपने ए निकाल लेना है, ए से मुराद रेडियस। सर्कल की इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। तो आर स्क्र हमारे पास कितना है? 16। तो आर का मतलब, आर कितना हो जाएगा? 4। आर 4 का मतलब ए 4 है। अब आप लोगों ने इसके इक्वेशन के अंदर फार्मूला वैल्यूज प्लग इन करनी है, सी की जगह, ए की जगह, एम की जगह। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अननोन आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब मुझे बताएं, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है? जिनको कंफ्यूजन बन रही थी उनको हो गया क्लियर? ओके जी। उसके बाद दूसरा, इसमें से क्या आ सकता है कॉन्सेप्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में से, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो सर्कल के? दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वो टेंजेंट की स्लोप बता देगा, आपको कोई हिंट दे देगा जिससे आप टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। टेंजेंट की जब आपको स्लोप पता होगी ना, सर्कल के ऊपर जो लाइन टेंजेंट है, जब आप उसकी स्लोप पता होगी, तो उसकी जो आप लोगों ने बेटा इक्वेशन निकालनी है, वो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकालनी है। एक्स का कोफिशिएंट एम होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? एम। तो ये जो एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 1 है, यहां से आप लोगों ने वाई को सेपरेट,
बल्कि दो तरीके में आपको आसान तरीका बता। अब वो आपको ऐसे ही कहेगा कि टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल है या एक लाइन के परपेंडिकुलर है, वो लाइन की इक्वेशन दे देगा। जिस लाइन की इक्वेशन उसने दी होगी उसका स्लोप निकाल लेना है। जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? एक्स का कोफिशिएंट, इस लाइन की इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। वाई का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास कितना है? 2, और उसका साइन चेंज कर दें। ये अब आप लोगों ने स्लोप निकाल लिया, ये अब आप लोगों ने क्या निकाल लिया? स्लोप निकाल लिया इस लाइन का। अब हमारा टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप आएगा वही टेंजेंट का स्लोप आएगा। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया? -1/2। अगर वो कह देता है टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो फिर आप लोगों ने इस स्लोप को रिवर्स करना था, -1/2 को 2/1 कर देना था और साइन चेंज कर देना था, माइनस है तो प्लस कर देना था। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप इस तरह से निकालते हैं। बहरहाल अभी हमारे पास जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, जो इस लाइन की स्लोप है वही टेंजेंट की स्लोप है जो कि -1/2 है। एम अब आपने निकाल लिया। टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। एम आपको पता चल गया, सी कैसे निकलेगा? जो उस लाइन की इक्वेशन गिवन है जिसके टेंजेंट पैरेलल था उसमें से y को सेपरेट करें, और यहां से अब इधर से भी आपको m वैसे पता चल गया। x का कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? -1/2। तो ये आपके पास m आ गया, और ये जो कांस्टेंट c होता है हमारे पास, तो आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वैल्यूज प्लग इन कर लें, m की भी और c की भी, और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लें। चैट बॉक्स में बताएं जी, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर हुई है या अभी भी कोई शक है? यार इसमें तीन सीधे सीधे कॉन्सेप्ट हैं। या वो आपको पॉइंट दे देगा कि टेंजेंट इस पॉइंट में से गुजर रहा है, बैक सॉल्व कर लो, या वो आप लोगों को एक लाइन की इक्वेशन देगा, एक टेंजेंट की इक्वेशन देगा, और आपको कहेगा अननोन निकालो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से अननोन निकाल लें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। लाइन की जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें से वाई को सेपरेट करें, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में करें, वहां से, हाँ जी, वहां से एम को भी सेपरेट कर दें और वहां से एम भी निकल आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप मुझे बताएं सर्कल के अंदर और तो नहीं कोई पे डाउट आप लोगों को? और कहीं पे कोई डाउट? पैराबोला की तरफ चले हम। ये जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ये लाजमी करने हैं आप लोगों ने। कंडीशन ऑफ टेंजेंट वही है हमारे पास, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वही है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर।